के लिए स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को आम जन तक जोड़ सका वह था आपका असहयोग आंदोलन। देखिए हुआ क्या कि कई घटनाएं घटी। मैंने शीर्षक तो जरूर बनाया है, आपको देख रहे होंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन, लेकिन उसकी मेन टॉपिक है आज का हमारा असहयोग आंदोलन। इसके पहले कई घटनाएं घटती है, आप एक एक करके थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि 9 जनवरी का डेट है और महात्मा गांधी जो है इस 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को ही आए जब अफ्रीका गए थे। ऐसा नहीं था। हम लोग भी दिल्ली जब गए तो कई बार बीच बीच में घर में कोई कार्यक्रम था, विवाह था वगैरह, तो आते रहे। फाइनली जो आया वो डेट हम लोगों का 20 सितंबर वर्ष 2000 था। तो महात्मा गांधी जब फाइनली आए अफ्रीका से तो वो डेट था 9 जनवरी 1915। और ध्यान रखेंगे वो कांग्रेस के मेंबर बने थे गांधी जी 2001 में, सॉरी 1901 में, इसको थोड़ा सा मैं 2000 पर चला गया हूं। तो वे इसके मेंबर बनते हैं 1901 में। गांधी जी कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान भाग लेते हैं और उसके सदस्य बनते हैं। तो मेरा कहना यह है कि महात्मा गांधी जब आते हैं तो हड़बड़ी में वो भाग नहीं लेते हैं। वो धीरे धीरे पहले भारत में घूमते हैं, भारतीय लोगों के समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं और इस क्रम में जो है अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बहुत सारी समस्याएं उनके सामने उभर कर आती है। एक अच्छा खासा अनुभव लेते हैं, लेकिन सभी समस्याओं के पीछे जो थे वो अंग्रेज ही थे। ये खैर वो विदेशों से भी जो है देख कर आए थे। और ऐसा नहीं कि गांधी जी भारत में आंदोलन की शुरुआत किए। गांधी जी के बारे में जितना भी कहा जाए अच्छे शब्द रियली भाषण के रूप में नहीं, शब्द ही कम पड़ जाएगा। क्योंकि दुनिया का पहला व्यक्ति एक था यीशु मसीह। यीशु मसीह को जब उनको सजा दिया गया था ऐसे करके, तो पता है जब पूछा था वहां के राजा ने कि बताओ तुम्हारे, मैंने पैरों में कील जर दिया, मैंने हाथों में कील जर दिया, तुम्हारे कमर में कील जर दिया, अब तुम्हारे हृदय पर कील जरने जा रहा हूं जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये बताओ कि तुम क्या मांगते हो हमसे, अंतिम तुम्हारी इच्छा क्या है। वह यही कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं गॉड से कहूंगा कि इस अपराधी को जो मुझे दंड की सजा दे रहा है सद्बुद्धि दे। वह मानव कल्याण को अपना कर्म समझे, अपना धर्म समझे, न कि अपने केवल लाभ के लिए कानून बनाए। और ईश्वर से ही मेरी इच्छा है कि तुम्हें कोई सजा न दे। और फिर उनका कील ठोक दिया गया और वो मर गए। राजा जब रात को सोने लगा तो उसके मन में आया कि वो कैसा व्यक्ति था जिसकी मैंने इतनी दर्दनाक मौत दिया, और फिर भी वो व्यक्ति कहा कि ऊपर वाले से मैं कहूंगा कि तुम्हें सजा न दे और तुम्हारी गलती को माफ कर दे। सिर्फ इसी ढंग से महात्मा गांधी ने भी कहा था कि नाथूराम गोडसे मुझे जरूर मारा है, लेकिन उसे सजा नहीं दिया जाना चाहिए, उसे सजा मुक्त कर देना चाहिए। क्या ऐसा कोई है दुनिया में कि जिसको 3-3 गोलियां लगी हो और वो भी अपराधी को कहे कि उसे कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए? तो निश्चित रूप से यीशु मसीह इस चीज को कहते हैं तो विश्व का सारा धर्म हो जाता है। और हमारे गांधी कहते हैं तो देश के लोग ही गाली देते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। हम देखे हैं ममता बनर्जी भी ठीक कुछ बोल देती है, ठीक इसी ढंग से आपको बहुत सारे जो गोडसे समर्थक लोग हैं वो लोग भी गांधी को बोल देते हैं, मायावती भी बोल देती है, काशीराम भी बोल देते हैं। राजनीतिक स्वार्थ की भाई एक सीमा होनी चाहिए, देश में कानून होना चाहिए कि जो देश के लिए इतना बड़ा त्याग किया हो, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं किया, अपने जाति के लिए भी नहीं किया कि वो गांधी परिवार का था, व्यवसायी था, न व्यवसायी प्रधानमंत्री बनवाए, न खुद कोई मंत्री बने, नहीं राष्ट्रपति व्यवसायी बनाए। राष्ट्रपति कायस्थ बनवाते हैं, प्रधानमंत्री ब्राह्मण बनवाते हैं, गृह मंत्री पटेल बनवाते हैं। ठीक इसी ढंग से वो सारा मंत्रालय जो है, लॉ मिनिस्टर है, शेड्यूल कास्ट को बनवाते हैं, अम्बेडकर साहब को। उस गांधी को तुम गाली देते हो,
जिसने न अपने बच्चों के लिए किया, न अपने, उसकी पत्नी भी जेल में मर जाती है, उसका पर्सनल असिस्टेंट भी जेल में मर जाता है और स्वयं ही गोली खाकर अपराधी को माफ कर देता है। वैसे व्यक्ति को तुम कहते हो कि वो गलत है? इतना स्वार्थी मत बनो भारतीयों। गांधी गांधी है और गांधी की बराबरी करना इस देश के किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तुम कह रहे हो ये एकदम गलत है। हाँ, ये जरूर है कि उसके नाम का टाइटल कोई और लगाकर उसका अगर मार्केटिंग करे वो गलत है। अब राहुल गांधी कहे कि हम गांधी है, सोनिया गांधी कहे कि हम गांधी है, तो उसका मार्केटिंग करना है। तुम राहुल का विरोध करो, सोनिया का विरोध करो, महात्मा गांधी का विरोध तो सोचना भी संभव नहीं है किसी के लिए, करना तो दूर की बात है। समझेंगे इस पॉइंट से थोड़ा सा। वो यहां जब आते हैं और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करके जाते हैं तो उनको पढ़ना ही चाहिए था। जब वो यहाँ पर 9 जनवरी को पहुंच जाते हैं, हाँ देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सम्मान किया था। वो समझते थे कि हुई गांधी, उन्होंने भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाना शुरू किया श्री अटल बिहारी वाजपेयी। वैसा कहां प्रधानमंत्री जल्दी होगा। लेकिन आज उन्हीं के उसी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य की चीज है यार, कुछ भी तो गांधी के बारे में पढ़ लो, कुछ समझ लो, अरे तो मेरा वीडियो देख लो। मैं क्या कहता हूं, थोड़ा विचार करना किसी कितनी सत्यता है। तो ये 9 जनवरी 1915 को जब हमेशा हमेशा के लिए भारत आ जाते हैं तो पहले भारत का भ्रमण करते हैं। वह ऐसे जरा डॉक्टर नहीं है कि बस दवा निकाले और दवा दे दिए। वो जांच करते हैं, एक्सरे करते हैं, ब्लड ग्रुप जांच करते हैं, ठीक इसी ढंग से जो है सीटी स्कैन करते हैं, वो एलिसा फॉर ट्यूबरकुलोसिस करते हैं, एलिसा फॉर HIV करते हैं, टेस्ट करते हैं। मतलब वैसे ही वो गरीबों से मिलते हैं, शेड्यूल कास्ट से मिलते हैं, शेड्यूल ट्राइब से मिलते हैं, दलित से मिलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, भ्रमण करते हैं और भारत की समस्या की जड़ में पाते हैं कि अंग्रेजों को कैसे कमजोर किया जा सके। और कमजोर करने का तरीका नहीं है कि हड़बड़ा के हम आंदोलन किए, बम पटक दिए और जाके फांसी पर लटक गया और कहता हम देश आजाद करा दिए। ऐसा नहीं कि तुरंत बंदूक उठाए और ठाए अल्फ्रेड पार्क में मार दिया, अपना उधर पे ठोक लीजिए और देश आजाद का। ऐसे देश आजाद नहीं होता। देश आजादी के लिए देश की जनता को जो है जोड़ना पड़ता है। समस्या के समाधान के लिए लोगों को अपने साथ जोड़कर और समस्या के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। व्यवस्था परिवर्तन करना होता है। सत्ता परिवर्तन से कुछ परिवर्तन नहीं होता, व्यवस्था परिवर्तन से समस्त परिवर्तन हो जाता। गांधी जी ने यह शुरू किया कि केवल आजादी मिल जाने से और सत्ता परिवर्तन होने से इस देश को कुछ होने वाला नहीं था। वो जानते थे कि जनता को ये पता भी चले कि हम किस लिए एकताबद्ध हो रहे हैं, क्या कारण है, हमारा शोषक कौन है, और जब इससे मोक्ष प्राप्त करेंगे तो हमें क्या क्या अधिकार मिलेगा और किस तरीके से हम इस देश को संभालेंगे, किस तरीके से इस देश को चलाएंगे। इसके लिए गांधी जी पहले 1 वर्ष तक घूम कर और इस देश की समस्याओं से अवगत हुए। अवगत होने के बाद विदेशों में पढ़ा हुआ उतना अच्छा बैरिस्टर, अफ्रीका में आंदोलन चलाकर श्वेत अश्वेत के बीच में अंतर को बांटने वाला वैसा सफल भारत का सबूत भारत आने के बावजूद भी घूमता है, भ्रमण करता है और एक ऋषि की तरह कुटिया साबरमती नदी के किनारे बनाता है। 1916 में जब साबरमती आश्रम के अहमदाबाद में स्थापना कर देते हैं, तब देखता है कि भारत की कौन सी ऐसी बड़ी पार्टी है जहां पर बहुत से अच्छे लोग जुटते हैं और राष्ट्रीय समस्याओं की मांग करते हैं और उसके समाधान के लिए एकताबद्ध होकर आवाज लगाते हैं। वो पहुंचते हैं लखनऊ 1916 में दिसंबर में। उसी समय में गांधी जी की चर्चा को देखकर और गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति को देखकर, हालांकि वहां बड़े बड़े नेता थे, वहां पर आपके जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे। ऑलरेडी मुस्लिम लीग चूंकि संयुक्त बैठक की थी इसलिए वहां पर जिन्ना भी उपस्थित था, ऑलरेडी मौलाना आजाद भी उपस्थित थे, बहुत से बड़े बड़े नेता थे। लेकिन उन नेताओं से नहीं मिलता है। एक बिहार के उस समय में आपको सारण जिला ही था, अलग नहीं हटा था पूर्वी पश्चिमी चंपारण। तो इस दिन से चंपारण के रहने वाले राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलते हैं और मिलने के बाद गांधी से कहते हैं, अपनी समस्या सुनाते हैं और कहते हैं कि बापू तो नाम बाद में पड़ा, लेकिन कहते हैं कि बापू हमारे वहां किसानों को जो है ये नीलहे बहुत तंग कर रहे हैं। 20 कट्ठा में 1 कट्ठा पर अनिवार्यता, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर अनिवार्यतः नील की खेती करने के लिए बाध्य करते हैं, जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है। इतना ही नहीं बल्कि जो है अन्य भूमि पर भी हम खेती करते हैं जिसको खरीद कर ले जाते थे, परंतु
फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 18 चल रहा है बापू, जर्मनी नील बना लिया है और पूरे विश्व में नील को कृत्रिम फैला दिया है। अतः जिस कारण से अंग्रेज नील नहीं खरीद रहे हैं, वो हमें तावन मांग रहे हैं। साथ ही अलग से वो कह रहे हैं कि जो हम दादन दिए हैं सूत काटने के लिए वो भी लौटाओ। तो दादन भी वापस मांग रहे हैं, तावन भी मांग रहे हैं और नील जो है शोषण कर रहे हैं। बताइए बापू हम लोग क्या करें? नील बिक नहीं रहा है, टैक्स मजबूरी में दीजिए, कैसे दीजिए? गांधी जी का आपको समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी इतनी सी बात सुनकर हम कुछ करने वाले नहीं। हे राजेंद्र प्रसाद, हे ब्रजकिशोर प्रसाद जी, हे जे कृपलानी जी, आप जाइए, बिहार की समस्या है, आप इस बच्चे से समझिए, इस राजकुमार शुक्ल से, और फिर देखिए क्या है। हम आएंगे वहां पर और देखकर हकीकत को समझेंगे, तब तक समझकर आप लोग रहिए। ये सारे करने के बाद गांधी जी जो है चंपारण पहुंचते हैं 1917 में, लगभग 15 अप्रैल के आसपास आंदोलन करते हैं और वहीं पर अंग्रेजों के कानून की जो है धज्जी उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, 144 लागू होता है वहां पर। गांधी जी कहते हैं कि जनता के हितों के लिए कानून बनता है, कानून के लिए जनता नहीं बनी है। आज देखिए अंग्रेजों के बाप बन गया है भारत सरकार, और बिहार सरकार तो उसका दादा। ये तो कानून कहता है कि बस मेरे लिए कानून है, नीतीश के लिए कानून है, सरकार के लिए कानून है, जनता के लिए कोई कानून नहीं है। जनता के हितों की रक्षा कुछ भी नहीं होगा, जनता को कोई भी सेवा नहीं दी जाएगी। जनता एक प्रजा है और नीतीश सरकार एक राजा। वो भक्षण करेगा जनता का सेवा नहीं करेगा। एकदम कानून का उल्लंघन अगर कोई कर रहा है, सजा किसी को होनी चाहिए। तो वर्तमान में बिहार सरकार के कर्मचारियों को लूट खसोट मचा है, एकदम से धनानंद फेल है इन लोगों के सामने। जिन्हें देखिए एकदम से पुलिस दौड़ रही है, बालू दारू, और दोनों में एक स्टाफ 1-1 लाख रुपया कमा रहा है बाबू मंथली। मैंने देखकर आश्चर्य हो रहा है, इतना लूट मचा हुआ। हम छपरा के, और छपरा के लोगों को 1 फीट बालू लेने के लिए यहाँ 9,000-10,000 रुपया देना पड़ रहा है महाराज। क्या घर बनवाएंगे हम लोग? क्या बनवाएंगे? क्या गरीब घर बनवाएंगे? और वो लूट खसोट मचाकर न सरकार के पास टैक्स जा रही है जिससे जनता के लिए खर्च हो, और नहीं बालू सस्ता मिल रहा है जिससे गरीबों का घर बन सके। ठीक वही हाल है दारू का। मजदूर है वो, दारू तो पिएंगे, दिन भर खटते हैं, उनको हरासमेंट होती है। हरासमेंट दूर करने के लिए पौष्टिक आहार दो उनको, तो नहीं कुछ नहीं देंगे, मजदूरी करेंगे, खटेंगे वो, और पकड़े गए तो अलग जुर्माना दीजिए। खराब दारू मिला तो मजदूर मिलेगा उनको। बताइए जाए तो कहाँ जाए? तो ये दारू और बालू, इस पर नियंत्रण पूरी तरह प्रशासन और नेताओं की, पूरी सरकार जो है दारू और बालू पर टिकी हुई है। खैर वो छोड़िए, उस समय जो था अंग्रेज भी इतने शोषक नहीं थे जितना वर्तमान सरकार शोषक है। एक बार हम लोग इतिहास देना पढ़ते हैं, धनानंद के समय में बिहार उड़ीसा का शोषण हो रहा था और अप्रत्यक्ष रूप से भारत का, और वर्तमान में बिहार उसी डगर पर चल पड़ा है। आपको शायद पता होगा कि सबसे पहले लकड़वाला समिति ने बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य दर्जा दिया था, पठन पाठन में भी, और शायद बिलो पॉवर्टी लाइन में भी 46% यहाँ के लोग थे। अभी आप पढ़ लीजिएगा नीति आयोग की रिपोर्ट, 51.5% बिहार में गरीब है। पहले हमसे गरीब उड़ीसा था, अब हम दुनिया के सबसे गरीब है। सबसे गरीब है बिहार भारत का। अगर राज्य और केंद्र शासित दोनों जोड़ दिया जाए तो सबसे गरीब है विकास पुरुष के शासन में। मैं राजनीतिक नहीं कर रहा हूं, एक शिक्षक की तरह कर रहा हूं। शायद 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक शुरू हो चुका है, इतना पिछड़ेपन की ओर कोई सरकार अपने राज्य को नहीं लेकर जाता है। प्रशासन के जाने वाले अमीर हैं, उनके घर जाकर देखिए, दलाली, दोहलाई, बेईमानी, भ्रष्टाचार जितना है शायद इस संसार में कहीं किसी धरती के कोने में नहीं होगा। प्रशासन बेलगाम हो चुका है और जबरदस्त लूट और खसोट मचा हुआ है। कहीं जाकर देख लीजिए किसी काम के लिए, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, विभाग में वही ना है जी, चाहे सड़क बन रहा हो, चाहे सरकारी बिल्डिंग बन रहा हो, कहीं कोई भी प्रकार की ईमानदारी नहीं दिख रही है। आश्चर्य हो रहा है कि इस शासन में हम लोग कैसे जन्म होकर कैसे जी रहे हैं। इस प्रकार की दुर्दशा, दुकानदार वो अलग लूट रहा है, सोनार अलग लूट रहा है। अभी देखिए ना, ये चुनाव जो हो रहा है आपके नगर निगम का, इस सेवा भाव से लोग लड़ने के लिए आया है। सेवा वोट के लिए पैसा जब बटा जा रहा है तो आप सोचो कि क्या उनका उद्देश्य सेवा है कि हम भाई वोट के लिए पैसा दे रहे हैं तो उनको वोट सेवा करेंगे? सेवा का उद्देश्य है। सब लोग लगा है आप अपनी के एकदम से, सेवा भाव नहीं है बाबू।
लेकिन मैं तो वही वोट डालूंगा जहां मेरा जमीर अलाउ करेगा, इतना तय है। अभी डाला नहीं हूं, जाऊंगा मैं, भले वो मेरा एक ही वोट उस कैंडिडेट को मिले मंजूर है, लेकिन अपने आप में मैं नहीं गिरूंगा। और लोग कहते हैं जीतने वाले को वोट देना चाहिए, ना तो वोट बेकार हो जाएगा। जिन्हें तुम बेकार हो जो बेकार को वोट देते हो, जीते या हारे वोट उसे करना चाहिए। गांधी जी के सिद्धांत पढ़ोगे तब जानोगे कि गांधी सिद्धांत होता क्या। गांधी जी वहां से जब लौटते हैं, अंग्रेजों की 144 का उल्लंघन करते हैं और सजा जब सुनाने की बारी आती है तो वहां का जो जिला जज है वही हार जाता है। कहता है गांधी तुम्हारे सामने हमारा कानून फीका पड़ते दिख रहा है। वो कहते हैं कानून जनता के लिए होता है वहां से, और जनता के हितों के लिए अगर मैं खड़ा हूं, आप समझो क्या करोगे। जेल भेजना है भेज दो। डर गया जिला जज, उनको जेल नहीं भेज सका। उनकी इस बिहार की सफलता को देखकर गुजरात के जो खेरा मिल मजदूर थे, सॉरी अहमदाबाद में मजदूर थे और गुजरात में दोनों ही था, और खेरा के किसान थे, दोनों ने बुलाया। वहां पर वो खेरा में गए, खेरा का फसल खराब हो चुका था। ये घटना है आपका 1918 का, ठीक 1918 का ही है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और 1917 का आंदोलन है आपका चंपारण सत्याग्रह। तो इस ढंग से वो खेरा जाते हैं, और खेरा के किसानों का भी मुंबई टेनेंसी एक्ट के आधार पर 50% से अधिक फसल यदि खराब हो तो किसान भू राजस्व नहीं देंगे, उस पर वो लड़ते हैं। और मुंबई कानून जो है वहां लागू होता है और तय हो जाता है कि वहां के किसान फसल खराब है इसलिए टैक्स नहीं देंगे। नेक्स्ट चीज है, अहमदाबाद मिल मजदूर जो थे वो प्लेग बोनस उन लोगों का 50% मिल रहा था। प्लेग बोनस का जो रूल था आप जानेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि मान लीजिए किसी का 100 रुपया तनख्वाह है, तब 50 रुपया 50% उन लोगों को सरकार बोनस दे रही थी। इस 50% बोनस जो सरकार उनको दे रही थी तो 150 रुपया हो गया। अब परिवार में 150 रुपया गया तो अपना खर्चा कर रहे थे। तो अब मान लीजिए 50 रुपया कम कर दोगे तो उनका खर्चा कैसे चलेगा। मजदूरों ने कहा कि एकाएक का पैसा हम लोगों का घटा दे रहे हैं तो हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे काम करेंगे। इस पर अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा देंगे तो 15% ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। गांधी जी ने क्या कहा, कहा कि नहीं आपको ज्यादा देना होगा। और गांधी जी इस पर तय कर दिए कि आपको 20% और देना होगा किसी भी तरीके से, यानी 35% प्लेग बोनस करके अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन भी सफल हुआ। मजदूर काम पर लौट गए। पहला व्यक्ति भारत का जो देश के समस्या के समाधान के लिए दूसरे के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। महात्मा गांधी मंगल व्रत करते थे, वो व्यक्तिगत धर्म के लिए था, मानसिक शांति के लिए था, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए था, मोक्ष के लिए था। लेकिन देश के लिए अगर आंदोलन सबसे पहले किए थे तो महात्मा गांधी ही किए थे। 1918 में जो है आपको अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान, जिसको पहला राजनीतिक उपवास भी कहा जाता है, उस त्यागी का बराबरी करेंगे हम लोग। 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया तो रॉलेट एक्ट के विरोध में भी महात्मा गांधी ने आंदोलन किया और फिर जेल। उसके पहले तक ना तो जवाहरलाल नेहरू जेल गए थे, ना राजेंद्र प्रसाद जेल गए थे, ना जिन्ना जेल गया था, ना पटेल जेल गए थे। तो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो शांत चीर के अंतर्गत 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में उनको जेल भेजा गया। और जब जेल से मोक्ष उनको मिली तब उन्होंने सोचा कि वो जालियांवाला बाग भी हत्याकांड बहुत बड़ा था। 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग मारे गए, मतलब इतने मारे गए कि गोलियां कम पड़ गई। भले ही 3078 अंग्रेज कहते हैं कितने लोग मरे थे, लेकिन 1300 तक कुआं में उसी में कूद कर जान बचाने के लिए एक दूसरे के सिर पर कूदते चले गए और लोग डूब कर मर गए। कुछ लोग भागने में बॉम्बे से बाहर जख्मी हो गए, 100 मर गए। तो 1300-1400 लोग मरे थे, जबकि गोलियां मात्र 400 थी। अब 400 गोली लोगों के सीना में मारा था अंग्रेजों ने, उसमें से जो है 378 सीधे सीने में गोली लगा था, इस ढंग से मरे थे। तो कहने का अर्थ है कि महात्मा गांधी देखिए कि अरे छोटी सी मीटिंग में अंग्रेज इतने बुरे तरीके से निपट रहे हैं, अगर इतने बुरे तरीके से वो निपटेंगे तो भारत में कभी आंदोलन ही नहीं चलेगा और भारत तो कभी आजाद ही नहीं होगा। तो आजादी के लिए हमें जनमानस को जोड़ना होगा और अहिंसात्मक आंदोलन चलाना होगा। हालांकि विदेशों में भी महात्मा गांधी सत्याग्रह चला चुके थे। 1906 में अफ्रीका में कब सत्याग्रह चलाए थे? 1906 में।
और भारत में वो चंपारण सत्याग्रह चला 1917 में। भारत का पहला सत्याग्रह कब था? तो 1920 में भी उन्होंने कहा कि हम सत्याग्रह चलाएंगे, लेकिन सत्य के साथ आग्रह केवल नहीं करेंगे, हम उनको सहयोग भी बंद कर देंगे। यानी न उनके हम ऑफिस में जाकर झाड़ू लगाएंगे, न उनका हम टेबल सरियाएंगे, न उनको पानी पिलाएंगे, न उनको किसी प्रकार की प्रशासनिक मदद देंगे। तो इस ढंग से उन्होंने असहयोग आंदोलन को एक रूपरेखा दिया और असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दी। अब देखिए यहाँ देखते हैं 1920 में उनके द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि जालियांवाला घटना के कारण, आपको पता होगा, ये जो है चौरी चौरा जो था आपको 5 फरवरी हुआ था 1922 को, और उन्होंने 13 फरवरी 1922 को इसे क्या कर दिया था? वापस ले लिया था। तो कई लोग कहा कि ये असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने वापस लिया, ये बहुत गलत काम किया था। यानी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति ने भी कह दिया कि राजनीतिक मौत अपनी गांधी जी मरने जा रहे। जवाहरलाल नेहरू ने भी किया कि गांधी का निर्णय ये गलत निर्णय था, लेकिन हम नहीं जानते हैं महात्मा गांधी जनता को जोड़ना चाहते थे, जनता को मारवाना नहीं चाहते थे। ये जो आपकी चौरी चौरा में ये घटना घटी थी, गोरखपुर के पास 22 ठीक है लोगों को जिंदा जला दिया गया था, पुलिस कर्मियों को आग के हवाले कर दिया गया था। इससे अंग्रेज बड़ी बौखलाए थे, और बौखलाने के बाद उनकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विजयी वही हुए थे। उनके पास हेलीकॉप्टर सेना विकसित हो चुकी थी, जहाज बना लिए थे, जहाज से बम्बार्डमेंट कर रहे थे, तो भारत को ढूंढ के रख देते। और 1857 में जो गलती हम लोग दोहराए थे, हर पेड़ पर हमारे सैनिकों का एक गर्दन जुड़ रहा था, उस घटना को न दोहराई जाए, ये गांधी जी समझते थे कि फिर एक बार देश डर जाएगा और भविष्य में कोई आंदोलन नहीं चलाएगा। तो उन्होंने इसी उद्देश्य से देखा कि चौरी चौरा में दुर्घटना हो गई है, अंग्रेज अपना प्लानिंग कर रहे हैं, गांधी जी उसी दिन वापस नहीं लिए हैं। देखिए तो यहाँ ये 5 फरवरी को था, वो वेट करते हैं। इसके बाद अगर देश में और भी कुछ पुलिसकर्मी जलाए जाते, अंग्रेज मारे जाते, तो गांधी जी जय हो। लेकिन देखिए क्या ये को जला दिया गया। अंग्रेज अपनी तैयारी कर रहे हैं, पूरी सेना बुला रहे हैं, एयरफोर्स बुला रहे हैं, ब्रिटेन से सेना भारत में प्रहार डालना शुरू कर दी। तो लगा कि देश में लोगों को तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन को वापस ले लेते हैं, और फिर समय आएगा तो तनी और एक्सीलरेटर और गियर ऊपर उठा के चलाएंगे। तो इस ढंग से 1930 में उन्होंने कहा कि अब सहयोग नहीं करेंगे, अवज्ञा करेंगे। क्या करेंगे? अवज्ञा। दूसरा, गांधी जी ने और देखा कि पपड़े 1920 से चल रहा है। ये देखिए 20 से कितना हो गया था? 22। कुछ लोग चोरा के डिपार्टमेंट में जाने लगा था, और वो काम करने लगे थे। अब जब चोरा के डिपार्टमेंट में जाने लगे प्यून लोग, जिनको दिक्कत हो गया, तो वो संगठन में भी जुड़े थे। धीरे से ड्यूटी कहाँ से आ रहे हैं? तो कहते थे आ रहे थे, घूमने आए थे, मन हो गया था, काम कर रहे। कहते ना काम नहीं करो, सही आए थे। वो भी जो पूछ रहे हैं वो भी कामे करके लौट रहा था। ठीक है, हम वो तो घूमने ही आए थे। यानी नाम के लिए संगठन था असहयोग का, लोग ड्यूटी करना धीरे धीरे क्या कर दिया था। जैसे अभी दारू के प्रतिबंध लगा हुआ है, ना उत्पादन करना है, ना पीना है, ना बेचना है, ना रखना, तो लोग हतना प्रतिबंध झेलता है। ठीक है, मर रहा है, देखिए रहे हैं आप लोग। इन्हें बंद हुआ था और ना हो गया, संभव है। नाक में सांस लेना कभी बंद होता है, हुआ है आज तक। दारू पीना बंद हो जाएगा। दारू के लिए बंद करने के लिए शिक्षा दो, लोगों को संस्कार दो, लोगों को रोजगार दो, अन्य चीज मनोरंजन का साधन विकसित करो, लोगों की स्वास्थ्य सुविधा बहाल करो। यही जो मन करेगा गांधी ने हई कर दो। तो हमको कल से कह दे रहे हैं, बिहार के एक आदमी भी किसी दिन नहीं सोएगा, 24 घंटे जगह रहेंगे। सभी लोग जो है 500 टन सोना अपने अपने घर का हिस्सा ला देंगे। ये होगा कुछ बोरा की तरह बोल देंगे हम लोग। ऐसा नहीं होता है यार। उसको सिस्टम से दूर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और हमारे पुराने जमानों में विद्वानों ने कहा है, सावित्री नाम की एक महिला थी, उन्होंने सत्यवान को देखा कि मर गए, तो धर्मराज के साथ पीछे पीछे चल दी।
सत्यवान ने उससे पूछा कहाँ आ रही हो? तो आप मेरे पति के प्राण लिए जा रहे हैं। तो नहीं, इसका आयु पूर्व गया है, लेकिन तो कहेंगे तो मैं तो पतिव्रता हूं। तो बोले कि ठीक है, तो पति के प्रति तेरी स्नेह है तो दूसरा वरदान मांग लो। बोली बस ये है कि मैं हिंदू हूं, मैंने सनातन हूं, और सनातन धर्म से अपने पुत्र के विवाह करो। तो कहीं एवं मस्तु, फिर भी जब ये चलने लगी तो कहेगी क्यों आ रही हो? तो उन्होंने कहा महाराज आप तो मुझे सनातन धर्म से कैसे विवाह करेंगे पुत्र का? तो हम खड़ा रहेंगे, कौन रोकेगा, कर लेना। तो बोले कि मेरा तो बेटा बेटी नहीं है। तो बोले जाओ हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? पति को ले जा रहे हैं तो बेटा बेटी कैसे होगा? तब मत मांधा इकट्ठा लगा कि ले ये तो पति को मान चुकी है, तो दे दी। जाओ जाओ, सत्यवान इंतजार कर रहा है तुम्हारा। खीर पीछे पीछे चल रही थी और जब के उधर चिल्ला रहा सावित्री सावित्री किधर गई, प्राण लौटा दिए। बोले धर्मा आप तुम्हारे पति को हम लौटा दिए, जाओ, चिल्ला रहा खोज रहा है। बोले आपने एक शब्द दिया था, तो हाँ जाओ ना, सत्यवान चला गया तुमको बेटा हो जाएगा। बोले मैंने कहा था महाराज कि मैं हिंदू से सनातन रीति से बेटी का विवाह करूं, और मेरा भाई भी नहीं है। तो जब भाई नहीं है तो इमली कौन घोटाएगा? बोले तूने तो बड़ी फेर में डाली जी, जा तुमको भाई भी हो जाएगा। तो उन्होंने न केवल प्राण मांगी बल्कि फिर पीछे पीछे चल दी। तो कहेगी जाओ ना, तुम्हारा भाई जन्म ले लेगा 280 दिन बाद, जाकर देख लेना तुम्हारा भाई जन्म लेता है कि नहीं। बोले कि वो नहीं ना, मैं जब तक शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ही शादी करना है, तो मेरे पति रहेंगे ना मेरे साथ। तो बोले हाँ रहेंगे। तो जाइए आयु लिखवा दीजिए कि जब तक बेटा का विवाह न हो पति हमारे जिंदा रहेंगे। सोचिए कितना दिमाग लगाई थी। अगर बिहार से दारू ही बंद करना था तो शिक्षा मजबूत कर देते, अगर लोगों को रोजगार दे देते, मनोरंजन का साधन दे देते, बिहार का विकास कर देते, स्वयं लोग दूसरे काम में लग जाता, दारू बंद हो जाता, अन्य पौष्टिक आहार बहुत सारे व्यवस्था लोगों को कर देते। तो कौन दारू पीना चाहता है, कौन जहर पीना चाहता है, कौन मरना चाहता है, कौन बदनाम होना चाहता है? ये सोचने की बात है। कोई ना कोई तो विकल्प देना चाहिए। बेचारा पैसा भी ज्यादा लगा रहा है, चोरी भी कर रहा है, मार भी पुलिस से खा रहा है, घरों में डांट सुन रहे हैं, समाज में भी बदनाम हो रहा है। तो पीने वाला कितना परेशान है ये समझना चाहिए प्रशासन को। गांधी जी इस चीज को समझे थे, उन्होंने उतना ही नियंत्रित करने की बात कही जितना हो सकता है। अगर वे मतलब जो असहयोग आंदोलन चलाते रहते तो दिक्कतें आती। तो गांधी जी ने सोचा कि जैसे ट्रक को जब बंद करते हैं तो एक्सीलेटर पूरा ले लेते हैं, ताकि खूब एक्सीलेटर लेने से बैटरी चार्ज हो जाए कि दूसरे दिन स्टार्ट करें तो फिर स्टार्ट हो सके। इसलिए उन्होंने जनवरी 1922 में घोषणा किया था, अगर असहयोग आंदोलन से आजादी लेना चाहते हो तो तुम लोग 1 माह के अंदर आजादी ले लो, अन्यथा मैं स्वर पर खड़ा होकर आत्मदाह कर लूंगा। वह एकाएक उग्रता आ गई, चौरा चौरी घटना हो गया। उन्होंने आंदोलन को ठंडा दिया ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा नुकसान न हो सके। अंग्रेजों के पास अच्छा मैसेज चला गया, और फिर जनता की डिमांड होगी तो अब सहयोग नहीं करेंगे, अब अवज्ञा चलाएंगे। आते हैं फिर हम लोग कल। नमस्कार।